ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और हम लोग चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि बजट में इस बार सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने जा रहे हैं, रिजर्व बैंक की पॉलिसी आने, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजीव कुमार जी और नीलकंठ मिश्रा जी। नीलकंठ मिश्रा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप को, हालांकि इस पर राजीव कुमार जी ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और वजह उन्होंने बड़ी विशेष बताई कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपका क्या मानना है कि इस इवेंट को लेकर के भारत सरकार को किस तरह से तैयार रहना चाहिए? नहीं, वो राजीव कुमार जी जिस वजह से टिप्पणी नहीं करना चाहते थे वो एकदम सही वजह है कि वो ट्रम्प साहब करना क्या चाहते हैं वो शायद खुद भी नहीं जानते। तो इसलिए जब तक उनकी पॉलिसीज़ ग्राउंड रियलिटी में नहीं बदलती या वो कहाँ नेगोशिएशन शुरू कर रहे हैं, कहाँ नेगोशिएशन ख़त्म कर रहे हैं, ये सब जानना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो जाहिर हैं। एक ये कि वो उनकी जो वित्तीय नीतियां हैं, उनके जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी एक्सपेंशनरी होंगी और इस वजह से आपने देखा होगा यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। उससे ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी टाइटन हो गई हैं, यानी कि डॉलर जो है वो पूरे इमर्जिंग मार्केट से, केवल हमारे देश से ही नहीं, वो सभी इमर्जिंग मार्केट से बाहर जा रहा है। आपने देखा होगा यूरो डॉलर भी अब एकदम पैरिटी पे आने वाला है। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि यूएस में लोगों को ये डर है कि जो ट्रंप सरकार है वो टैक्स कट्स को और बढ़ाएगी। आपने देखा होगा उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी के नॉमिनेशन की जो हियरिंग्स हुई उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो टैक्स कट्स को एक्सटेंड नहीं किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया तो मेरे हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी बढ़ी रहेंगी और उससे क्या होगा कि जो हम पहले 80 से 100 बिलियन डॉलर की करंट अकाउंट डेफिसिट को सस्टेन कर सकते थे क्योंकि उतना कैपिटल हमारे देश में आ जाता था, वो हो सकता है कि अब 40, 45, 50 बिलियन पे ही हमें काम चलाना पड़े। तो इसलिए एक उस पे आई थिंक सरकार को बहुत फोकस करना होगा। दूसरा, आप देखें जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, कुछ तो उनके जो थ्रेट्स हैं कि मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा और कनाडा और मेक्सिको में भी 25% लगा दूंगा, शायद वो ना कर पाएं और ना करने की ज़रूरत हो। लेकिन ये आप ज़रूर देखेंगे कि जितने उनके सीनियर अधिकारी हैं जिनके पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो लोग सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो थोड़ा तो बार्गेनिंग और पॉस्चरिंग है, लेकिन उसके अंदर ये ज़रूर लोगों को इच्छा है कि हम ग्लोबल ट्रेड फ्लोस को शिफ्ट करें। इसमें भारत को इसका फ़ायदा भारत को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाके, और जैसे राजीव कुमार जी ने भी कहा कि हम अगर जैसे मोबाइल फ़ोन का पीएलआई स्कीम क्यों चल रहा है, क्योंकि हम जो दो सबसे बड़े नॉन चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ब्रांड ओनर थे उनके साथ हमने टेबल के साथ बैठ के देखा कि भाई आप बताएं कि क्या चाहिए आपको। उन्होंने कुछ मांगा, हमने कहा भाई ये ना मिलेगा बट इतना ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो बार्गेनिंग हुई, तुरंत डिसीजन हुआ और आप उसका नतीजा जो है अब देख रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी बढ़िया हमारा फुटप्रिंट जो है वो फैल रहा है। वैसा ही हमें शूज़ पे करना चाहिए, वैसा ही हमें अपरेल पे करना चाहिए। मतलब जूते जो है बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है, तो कोई वजह ही नहीं है जब ये हम नाइकी और एडिडास और न्यू बैलेंस और इन सबको पकड़ के अगर कहें कि भाई आप क्या चाहते हैं जिससे कि इंडिया से आप प्रोक्योर करना शुरू करें, वो बताएंगे। अगर हम कर सकते हैं कुछ राज्यों के साथ तो हमें करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो ट्रम्प की नीतियां जियोपॉलिटिक्स में क्या होंगी, अब जैसे देखिए गाजा की लड़ाई भी खत्म हो गई, अगर यूक्रेन की लड़ाई भी अगर खत्म हो जाती है तो उसमें जियोपॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे चेंज होंगे, वो सब मेरे ख्याल से वो अंग्रेजी में कहते हैं हमारी पे ग्रेड के ऊपर है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था की नीतियां हैं, आई थिंक हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कि ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा रहेगा। दूसरा कि ट्रेड के फ्लोज जो हैं वो काफ़ी हद तक शिफ्ट होंगे, तो हमें अपॉर्चुनिस्टिकली इसका फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ऐसे भी एक्सपोर्ट में सेगमेंट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एक सेगमेंट और है जो डरा हुआ है सेक्टर है, वो आईटी सेक्टर। वो डर कितना वाजिब है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि
क्योंकि ट्रम्प की नीतियां जो हैं वो अभी तक गुड्स ट्रेड पे ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा तो ज़रूर है कि भाई अब हम एक्सटर्नल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएंगे, कि हम जितने भी इंपोर्ट होते हैं सर्विसेज और गुड्स सब पे टैक्स लगाएंगे, बट सर्विसेज पे जनरली टैक्स लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एंटिटीज़ हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट करती हैं बट उनका ऑफिस जो है आयरलैंड में है, तो या किसी और देश में है, तो इसलिए सर्विसेज को टैक्स करना जो है जनरली बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि H1B वीज़ा, वैसे जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर का जो मनमुटाव था वो सामने आया। कुछ लोग स्किल्ड इमिग्रेशन के अगेंस्ट भी थे, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अनस्किल्ड इलीगल इमिग्रेशन खराब है लेकिन स्किल्ड इमिग्रेशन से फ़ायदा होता है। तो उसमें जीत तो वो उसकी जो स्किल्ड इमिग्रेशन को करना चाहिए या होने देना चाहिए उसी की हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए कि H1B वीज़ाज़ का नंबर कैप कर देते हैं या कहते हैं कि भाई एक देश को इतना ही मिलेगा, जो अमेरिका कर चुका है, 1924 में हुआ था, 1960 में हुआ था, तो बहुत बार इस तरह के डिसीजंस हुए हैं जो लगता है कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन पॉलिटिकल रीज़न से लोग करते हैं। तो ऐसे में ऑफशोरिंग बढ़ जाएगी। अभी आप देखें, मतलब कितने बड़े बैंक्स हैं जिनका मैं सुन रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल में, जबकि ग्लोबल इकॉनमी जो है वो थोड़ा पैची ही लग रही है। 2 मिलियन स्क्वायर फीट की ज़मीन ली थी 2 साल के लिए, वो 4 महीने में ही भर गई, क्योंकि इतने सारे लोगों को हायर करके इतना काम इंडिया ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अभी भी बढ़ रहे हैं। तो उसको रिवर्स करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। पॉस्चरिंग और ये सब करना एक चीज़ है, बट उसको रोकना, क्योंकि वो वायर्स के थ्रू जा रहा है, किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उस पर डरने की ज़रूरत मेरे ख्याल से कम लगती है, बट यू नेवर नो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों पे बार्गेन भी करना है, तो बार्गेन से पहले पोस्चरिंग करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। राजीव कुमार जी, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से हटते हैं, लेकिन जुड़ा हुआ तो है ही, चूँकि US बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है। तो आप तो रिजर्व बैंक के बोर्ड में भी रहे हुए हैं, आपको लगता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से रिजर्व बैंक रुपी को डिप्रिसिएट करने से रोकने के लिए समय समय पर इंटरवेंशन करता रहा है, उस तरह से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट अब दिख नहीं रही है? नहीं, मेरे विचार में तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी भी जो इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, जिसमें कि कंपैरेटिव इन्फ्लेशन जो है, जो उसको ध्यान में रखते हैं, वो अभी भी जो है वो 100 के ऊपर है। इसके मतलब कि उस आंकड़े के हिसाब से तो हमारा रुपया अभी भी ओवर वैल्यूड है। और ऐसा कोई, क्योंकि अभी शायद 108 है, जो मैंने लेटेस्ट RBI की बुलेटिन देखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह का कोई भी पेग बना लेना, और जैसा लगा भी कहीं पर एक अभी आर्टिकल भी था कि शायद पिछले गवर्नर साहब ने रुपए का कोई एक पेग सा बना लिया था, डॉलर रुपी पेग, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि उससे बहुत जल्दी हमारे जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, बहुत जल्दी घटने लगते हैं। और पिछले 2 हफ्ते में शायद $70 बिलियन घट भी गए। और दूसरा यह है कि हालांकि कितना फ़ायदा होगा ये तो बहुत तय नहीं है, मगर ये हमेशा माना गया है कि अगर आपका रुपया, अगर आपकी करेंसी रिलेटिवली डिप्रिशिएटेड है, डिवैल्यूड है, तो आपके निर्यात करने वालों को फ़ायदा होता है। और मैं आज से नहीं, मैं बहुत वर्षों से कहता आया हूं कि हमें एक्सटर्नल डिमांड को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मिथ्या में फंसे हुए हैं कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ये लार्ज इकोनॉमी सिंड्रोम जो हमारा है, ये जो मिथ है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। हम $3000 पर कैपिटा की इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमें अपनी डिमांड एक्सटर्नल डिमांड के द्वारा ही कोशिश करके बढ़ाना चाहिए। वो मैन्युफैक्चरिंग से भी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से, सर्विसेज एक्सपोर्ट से, और जैसा कि मैंने पहले कहा एग्रो प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट से बढ़ना चाहिए। तो रुपया, बॉटम लाइन, रुपए को डिप्रिशिएट होने से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। अगर वो जो उसकी जो बाजार में, जो मार्केट में जो उसकी स्थिति है, उसके ऊपर उसको चलना चाहिए। उसकी वोलेटिलिटी कम करना चाहिए। ये ना हो कि आज 83 और कल 87 और कल 86, वो नहीं होना चाहिए। और RBI की शुरू से ये रहा है कि वो वोलेटिलिटी मैनेज करता है। रुपए को कभी भी डॉलर से पेग करने की कोशिश पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि डिवैल्यूड हो तो ही ज्यादा अच्छा है।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि रुपये को रोकने के पीछे ना पड़े, उसके वॉलेटिलिटी को कम करने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। नीलकंठ मिश्रा साहब, आपके कई सारे कमेंट मैंने इस मुद्दे पहले ही पढ़े हैं। आप सहमत हैं राजीव कुमार सर के बातों से? एकदम सही है, क्योंकि जो रुपये का लेवल है, क्या है कि ये एक्सचेंज रेट जो होता है ये हमेशा इसमें दो करेंसीज होती हैं। तो अगर आपने यूएसडी आईएनआर यानी आईएनआर का यूएस डॉलर के अगेंस्ट एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया और यूएस डॉलर जो है वो हर करेंसी के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपका भी आपकी करेंसी हर करेंसी के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर रही है, तो फिर आपकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। कल को मान लीजिए चीन के भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसमें काफ़ी वजह हैं जो अब शायद इतना समय ना हो डिस्कस करने का, बट वो काफ़ी कमज़ोर है। तो अगर यूएसडी CNY यानी जो चीन की जो एक्सचेंज रेट है वो अभी 7.3 से मान लीजिए 8 हो जाती है, मान लीजिए कि 10% से डिप्रिशिएट करती है, तो क्या फिर भी आप 85 या 86 पकड़ के बैठे रहेंगे? तो इसलिए ज़रूरी ये है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी हो। आप देखें जब 1-1.5 साल तक जब RBI ने वो वॉलेटिलिटी बैंड काफ़ी कम कर दिया था, यानी ऑलमोस्ट पेग कर दिया था, उसके बाद जब छोड़ा तो उस वजह से भी काफ़ी आउटगो हुआ। तो हुआ क्या कि जब करेंसी स्टेबल हो गई और लोगों को लगा कि ये वॉलेटाइल ही नहीं होगी, तो एक्सपोर्टर्स ने डॉलर उसी दिन लाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि रुपये में लॉस नहीं होगा, आपने $100 कमाए हैं, तो आपको यहाँ 6.5% गवर्नमेंट बॉन्ड पे मिलता है, वहाँ 4.5 मिलता है, तो आप उसी दिन ले आएंगे। इंपोर्टर्स ने हेज करना छोड़ दिया, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने हेज करना छोड़ दिया। जैसे ही रुपये की वॉलेटिलिटी बढ़ी वो सितंबर-अक्टूबर के बाद से, क्योंकि ग्लोबली डॉलर काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा था, तो रुपये पे प्रेशर आना शुरू हो गया, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने फिर डॉलर उसी दिन लाना बंद कर दिया। वो 30-60 जो भी उनका परमिटेड डिले है मैक्सिमम, उसको वो डिले करने लगे। सभी इंपोर्टर्स ने तुरंत जाके हेज करना शुरू कर दिया, तुरंत फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हेज करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट उतनी खराब नहीं है अभी, लेकिन 3 महीने में $60 बिलियन जो है RBI को इंटरवीन करना पड़ा इस वजह से। इसमें थोड़ा वन ऑफ है, मेरे ख्याल से इस तरह का प्रेशर जो है आगे नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट उतनी खराब नहीं है। जैसे आप देखें दिसंबर क्वार्टर यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो करंट अकाउंट है वो पिछले साल के करंट अकाउंट से बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ये 2013 वाली हालत नहीं है। ये क्योंकि हम लोगों ने पेग कर दिया था, फिर वॉलेटाइल कर रहे हैं, तो इसलिए वॉलेटाइल होने दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा एक एडजस्टमेंट का फैक्टर आया। बट इसके आगे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंसी पे नहीं आना चाहिए। लेकिन एज अ पॉलिसी आई थिंक एक तो वॉलेटिलिटी का बैंड थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रुपये थोड़ा वॉलेटाइल था, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और अगर डिप्रिशिएशन का प्रेशर है तो होने दें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वॉलेटिलिटी का बैंड बढ़ाना चाहिए। डिप्रिसिएशन थोड़ा बहुत हो तो इंटरवेन करने की बार बार ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, चूँकि समय हमारा शो का खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल लेके आप लोगों के पास जा रहा हूँ। राजीव कुमार जी, फरवरी में रिजर्व बैंक की तरफ से पॉलिसी रेट आने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन आने वाले हैं, क्या अपेक्षा रख रहे हैं? एक तो लोग पॉलिसी रेट की बात कर रहे हैं, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन पे जो शिकंजा कसा गया है उसमें कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। अपेक्षा की तो बात मैं नहीं कर सकता हूं, मगर अपनी इच्छा जाहिर कर सकता हूं। वो ये है कि जैसा कि इच्छा ही जाहिर कर दीजिए, अपेक्षा तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने कहा है, जो इच्छा ये है कि उसमें अगर इंटरेस्ट रेट में कटौती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था को उसकी आवश्यकता है, हमारे निवेशकों को उसकी आवश्यकता है, हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को उसकी आवश्यकता है, और उसमें एक अच्छा सिग्नल जाएगा कि ये सरकार और उसकी सारी एजेंसी इस समय अर्थव्यवस्था को ग्रोथ की तरफ जो है उनका सिग्नल है, उसको वो उसका अनुमोदन और उसका प्रोत्साहन करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि फरवरी में अगर हम थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम कर सकें, रेट कट कर देते तो ज़्यादा बहुत बेहतर होगा। नीलकंठ मिश्रा साहब, आप भी फेवर में रेट कट? तो बेहतर होगा, रेट कट करना ही चाहिए। नहीं, देखिए इसमें मैं अपनी इच्छा नहीं जाहिर करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा से फ्रैंकली ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप देखें कि कुछ RBI के रिसर्च रिपोर्ट्स और बुलेटिन अभी निकले हैं पिछले 3-4 दिनों में,
उनमें अभी भी आरबीआई इन्फ्लेशन को लेके वार्न कर रही है। जो दिसंबर का भी जो इन्फ्लेशन आया उसमें वो हेडलाइन नंबर तो चलिए 6.21 अक्टूबर से 5.22 काफ़ी बढ़िया लगता है, लेकिन 1/3 से ज़्यादा फूड आइटम्स में अभी भी 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम हुआ था बट अभी भी एलिवेटेड है और हो सकता है कि उसमें और प्रेशर आ जाए, तो इसलिए और थोड़ा रुपी डिप्रिसिएशन से भी प्रेशर आएगा। तो अगर क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी ऐसी जगह पे है जो उनके 4% के टारगेट के नीचे है, मुझे लगता नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास रेट कट करने का स्कोप है। वो क्या करना चाहिए वो मेरा पर्सनल व्यू है, बट मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद वो कट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, शो खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा नीलकंठ मिश्रा साहब की। एफआई बहुत तेज़ी से निकल जा रहे हैं इक्विटी मार्केट से, हर रोज़ लोग लगते हैं कि अब रुक जाएगा, लेकिन ये जाना कब रुकेगा? कुछ आप लोगों का कैलकुलेशन क्या कहता है? नहीं, ये जिस दिन यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने बंद हो जाएंगी, जब लोगों को ये लगेगा कि कि अब ये 4.8 या 5 या 5.25 जहाँ भी जाना है कि इसके आगे अब वहाँ के रेट्स गिरेंगी, तो इमर्जिंग मार्केट फंड्स में फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा, और जब वैसा होगा तो फिर हमारे यहाँ से भी आउटपुट कम हो जाएगा। तो ये इसके ग्लोबल फैक्टर्स हैं। थोड़ा इंडिया के स्टॉक मार्केट्स पे ज़्यादा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ा डिसेलरेट कर रही है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है, बट लेकिन जो आउटफ्लो है वो इमर्जिंग मार्केट आउटफ्लो है, इसमें इंडिया बहुत बड़ा आउटलायर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये था अब बजट की चुनौतियां और क्या अवसर है, और दोनों लोगों ने अपनी राय काफ़ी बेबाकी से रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।